हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाले जैसे एग्ज़ाम जैसे जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ के लिए और इन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम कराएगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत में पाषाणिक सभ्यताओं की खोज 1863 में प्रारंभ हुई, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण में रॉबर्ट ब्रूसफुट को पल्लवरम तमिलनाडु, जो कि चेन्नई के आसपास का है, से एक पाषाण उपकरण मिला। पाषाणिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा जाता है। ये इतिहास का ही पार्ट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में देखने वाले हैं कि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता से उत्तर प्रदेश में क्या क्या साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण काल से क्या क्या साक्ष्य मिले और नव पाषाण काल से क्या क्या साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले, जो कि आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। तो बेलन घाटी, जो कि प्रयागराज जिले में, प्रयागराज जिले के बेलन घाटी से पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और सोनभद्र के सिंगरौली से पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और चंदौली जिले के चकिया से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो बेलन घाटी सबसे महत्वपूर्ण है। बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की खोज और उसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था GR शर्मा। इन्होंने ही बेलन घाटी के पूरा स्थलों की खोज करवाई और खुदाई भी करवाई थी। बेलन घाटी से प्राप्त कुछ साक्ष्य देखते हैं। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरण मिले और इसके साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली। इस सभ्यता के सभी उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। साक्ष्यों के आधार पर हमें अज्ञात किए कि इन्हें आग, कृषि कार्य और गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित थे ये लोग। कौन से? पूरा पाषाण काल के लोग। न इन्हें आग का ज्ञान था, न कृषि का ज्ञान था, न गृह निर्माण का ज्ञान था, जबकि कुछ मात्रा में पूरा पाषाण के लोग पशुपालन से परिचित थे। अब देखते हैं मध्य पाषाण कालीन में कहाँ से क्या साक्ष्य मिले। तो सोनभद्र और मिर्जापुर से इन्हें मोरहना पहाड़, लेखिया और बहारी खोर से इनको मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्रयागराज से मेजा, करछना, फूलपुर और कोरांव के साथ साथ 12 से इन्हें मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और प्रतापगढ़ से सरायनाहर, महदहा, दमदमा, प्रतापगढ़ से इन्हें यहाँ साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के। इस संस्कृत के उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा सूक्ष्म, चिकने और सुंदर थे। मध्य पाषाण काल में सरायनाहर, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, यहाँ 15 शवाधान मिले। 15 शवों को एक साथ दफनाया गया था, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर था। और चोपनी मांडो, जो कि मेजा में है और ये प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ झोपड़िया और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। मादहा, जो कि प्रतापगढ़ में ही आता है, यहाँ उपकरण, सिल लोढ़े, गर्त चूल्हे, अस्थि एवं सिंह के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है इस काल में मानव थोड़ा बहुत कृषि एवं पशुपालन, मृतक की अंत्येष्टि तथा आग पर भोजन पकाने की परिचित हो गया था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये देखते हैं। नव पाषाण कालीन साक्ष्य। तो प्रयागराज से बेलन घाटी में स्थित कोलडीहवा, महगा, पंचोह से साक्ष्य मिले हैं नव पाषाण काल के। बेलन घाटी स्थित कोलडीहवा, महगा, पंचोह, ये तीनों ही बेलन घाटी के ही पार्ट हैं। यहाँ से नव पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। जबकि मिर्जापुर और सोनभद्र और प्रतापगढ़ आदि जिलों से भी नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी के नव पाषाण कालीन स्थलों से साक्ष्य क्या क्या रहे हैं देखते हैं।
झोपड़ियाँ बनाना, कृषि किए जाने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमें यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में कृषि बहुत अच्छे से होने लगी थी। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों से अधिक विकसित हो चुकी थी। इस काल में मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने में और मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उस पर चित्रकारी करने के साथ साथ पॉलिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खाल से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से अच्छी तरह परिचित हो गया था। नवपाषाण काल में मानव इन क्रियाओं से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गया था। पाषाण काल के बाद अब आइए देखते हैं अद्य ऐतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश में क्या कैसे क्या कहाँ क्या साक्ष्य मिला। अद्य ऐतिहासिक काल को ताम्र पाषाण एवं ताम्रकांस युग में देखते हैं। ताम्र पाषाण युग के बाद मनुष्य ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे, फिर कांसे, उसके बाद लोहा। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने टकला बनाई है। टकला इंग्लिश में टकला से टा से तांबा हो गया, का से कांसा हो गया और ला से लोहा हो गया। पाषाण संस्कृति के बाद तथा सैंदो संस्कृति के पूर्व की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अर्थात पाषाण संस्कृति और सैंदो संस्कृति के बीच को ताम्र पाषाण काल कहा गया था। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर जिले से उसके पुरा स्थलों से प्राप्त हुए। सैंदो सभ्यता ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के तुरंत बाद आई थी। सैंदो सभ्यता ताम्रकांस सभ्यता का ही एक प्रतिनिधित्व करती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का उत्तर प्रदेश में साक्ष्य तो मेरठ से आलमगीरपुर जो कि यह इसका पूर्वी छोरी था जो हिंडा नदी के तट पर स्थित था, और सहारनपुर से जो कि ये सिंधु सभ्यता से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं लगभग। सहारनपुर जिले से बड़गांव और हुलास से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जबकि बुलंदशहर से भटपुरा और मानपुरा से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले, जबकि मुजफ्फरनगर से मांडी गांव और कैराना क्षेत्र से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में ही समस्त उत्तर भारत 16 राज्यों में विभाजित हो गया था जो महाजनपद कहलाए थे। तब उत्तर भारत के इन 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पांचाल जिसकी उत्तरी राजधानी अक्षत्र थी जो बरेली के पास है, और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी, और इसका क्षेत्र जो है बरेली, बदायूं वर्तमान क्षेत्र और फर्रुखाबाद में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यह इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। और ये पूरा कुरु साम्राज्य जो महाजनपद था ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के पास फैला हुआ था। वत्स महाजनपद जो था वो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। आधुनिक प्रयागराज और कौशाम्बी तक इसका विस्तार था। सूरसेन जो कि इसकी राजधानी मथुरा थी और यह मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। कोसल महाजनपद की उत्तरी राजधानी साकेत, दक्षिणी साकेत थी, उत्तरी श्रावस्ती थी और ये अवध के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल महाजनपद इसकी राजधानी कुशीनगर थी और कुशीनगर देवरिया के क्षेत्र में ये व्याप्त हुआ था, फैला हुआ था। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी और ये आधुनिक वाराणसी के आसपास का महाजनपद था। चेदी की राजधानी सुक्तमती है और ये बांदा के आसपास इसका क्षेत्र था और इसकी राजधानी सुक्तमती थी। तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे और इसमें से यही पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या थी, कौशल की उत्तरी राजधानी क्या थी, कौशल की दक्षिणी राजधानी क्या थी,
और मल्ल की राजधानी क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक पेपर हुआ था 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें पूछा था कौशल की उत्तरी राजधानी क्या थी। तो आप लोग अगर ये यहाँ से देखते हैं तो आसानी से करने में सक्षम रहेंगे। अब आइए देखते हैं जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों से उत्तर प्रदेश में कैसे प्रचार प्रसार हुआ और उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र दो थे, जिसमें पहला मथुरा था और दूसरा उज्जैन। उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, ये इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश मथुरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जैन का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध केंद्र था और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पाठ पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है कि मतलब पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा वाराणसी। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म हो गया, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु जो कि लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और यह सिद्धार्थनगर में, वर्तमान सिद्धार्थनगर में था। गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। में गौतम बुद्ध को ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, मतलब पहला ज्ञान दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो ये श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के अत्यधिक समय उत्तर प्रदेश में ही बिताया और वो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनारा में हुआ था, जो कि आधुनिक कुशीनगर है। आइए अब देखते हैं सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण हैं। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी और जौना खां की याद में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक उनके चचेरे भाई थे, उन्हीं की याद में की थी और इसका नाम जौनपुर रखा था। जौनपुर सरकी साम्राज्य ने 1394 में इसको तुगलक वंश से अलग करके एक अलग साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सरकी साम्राज्य कहा गया और मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने इसकी स्थापना की थी। सिराज ए हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। बहलोल लोदी ने 1484 में, ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल रहता है कि कब मिला था, कहीं कहीं 1470 दिया है, लेकिन ये 1484 बहुत ही एग्जैक्ट है। 1484 में जीत लिया था बहलोल लोदी ने और दिल्ली में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया था। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी और कब की थी, तो 1504 में की थी। जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा ये कहाँ स्थित है, ये जौनपुर में स्थित है, इसे हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। और अटाला मस्जिद तथा झांझरी मस्जिद ये भी जौनपुर में ही है और इसे इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये सल्तनत काल के ही निर्माण है सारे। सल्तनत काल के बाद अब मुगल कालीन स्थापत्य जो कि उत्तर प्रदेश में आए, देखते हैं कौन कौन सा। संभल की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबर ने इसे करवाया था, बाबर ने स्वयं। लेकिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये बाबर के सेनापति थे मीर वाकी, उन्होंने करवाया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा और इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, तो इसे अकबर ने बनवाया था। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तथा इस्लाम खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था। आगरा में जहांगीरी महल किसने बनवाया था, तो इसे भी अकबर ने ही बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, आगरा में ही है एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। ये नूरजहां के पिताजी थे और इन्हें। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी जो कि अकबर की पत्नी थी, इनका मकबरा का निर्माण सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था।
आगरा के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद तो एक दिल्ली में जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने बनवाया था। मुगल काल के बाद अब अवध के नवाब के बारे में जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ बहुत और फैजाबाद इनकी राजधानी रही है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को निर्माण में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। तो अवध के नवाब का शासनकाल 1722, जब मुगल काल से इसे अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, और 1856 में इसे अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो 1722 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने इसे मुगलों से अलग करके एक अलग राज्य की स्थापना की, अवध राज्य की। असफाउद्दौला ने अपनी राजधानी, सबसे महत्वपूर्ण असफाउद्दौला ही है जिन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर इसे लखनऊ कर दी थी। और इस वंश के 7वें शासक शहादत खां ने राजा की उपाधि धारण की, और अंतिम शासक वाजिद अली शाह रहे, जिससे डलहौजी ने 1856 में छीन कर इसे अवध को अपने राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नवाबों के स्थापत्य कला का साक्ष्य ये देखते हैं। गुलाब बाड़ी, बहू बेगम का मकबरा, मोती महल, मोती मस्जिद तो आपने आगरा में पढ़ी है, और अभी दिल्ली में बताया कि औरंगजेब ने दिल्ली में निर्माण करा था, पर मोती महल तो फैजाबाद में है। रूमी दरवाज़ा जो कि 60 फीट ऊंचा है, और 1784 में इससे असफाउद्दौला ने बनवाया था। और आसफी इमामबाड़ा जो कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बड़ा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है, इसे 1784 में बनाया गया था। आसफी मस्जिद जिसमें भूल भुलैया महल भी है, रेजिडेंसी, दौलत खाना, बिबियापुर कोठी और चौक बाज़ार, इसे असफाउद्दौला ने बनवाया था, जो कि लखनऊ में स्थित है। हुसैनाबाद का इमामबाड़ा जो कि छोटा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है, और बड़ी जामा मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा और बड़ी जामा मस्जिद के साथ साथ हुसैनाबाद का बारादरी मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, उसे बड़ा इमामबाड़ा असफाउद्दौला ने बनवाया था, और इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। छतर मंजिल का निर्माण नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था, जो कि अब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं स्थापित है, लखनऊ में है, जो कि छतर महल के अंदर ही स्थापित किया गया है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। दुख का भवन किसे कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दुख का भवन बड़ा इमामबाड़ा को बोला जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसके पीछे कारण है कि असफाउद्दौला की कब्र इसी में है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आगे भी है कि ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक क्लास और बनाई जाएगी, आप उसे भी देख लेना। बहुत ही अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।